हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स। देखिए स्टैटिक्स का वर्ड आते ही आपके माइंड में 9th-10th क्लास के मीन मोड मीडियन ये घूमते होंगे कि आपने 9th-10th में तो मैथ्स में इसको पढ़ा था स्टैटिक्स को, और अब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। इसको अब हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे 11th क्लास के अंदर, ठीक है। आपने मीडियन जो है बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ा है आपने 9th-10th क्लास में। इसके अंदर आप सब कुछ पढ़ेंगे, इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होते हैं, मीन डेविएशन, सब कुछ, वेरियांसेस, कोफिशिएंट ऑफ वेरियांसेस, एवरीथिंग। मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी अच्छे से, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैटिक्स वर्ड आया कहाँ से। ये खूब सारे ऐसी लैंग्वेजेस दे रखी हैं, लैटिन, इटालियन, जर्मन, ग्रीक। इसके अंदर स्टैटिक्स को इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता था। स्टेटस बिल्कुल सिमिलर से वर्ड्स हैं ये बोलने में, स्टेटस, स्टैटिस्टिक, सिर्फ स्पेलिंग्स का डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग सभी का सेम है, पॉलिटिकल स्टेट। अगर मुझे स्टैटिक्स को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो मैं क्या बोलूँगी कि स्टैटिक्स जो है वो उसके अंदर डेटास को कलेक्ट किया जाता है, और डेटास जो होते हैं वो फैक्चुअल होने चाहिए, ऐसा कोई इमेजिनरी डेटास नहीं होने चाहिए। क्लियर है? डिफरेंट टाइप ऑफ डेटास होते हैं और हर लोगों के लिए डेटा डिफरेंट हो सकते हैं। देखिए क्रिकेट फैन के लिए बैट्समैन का जो स्कोर है वो एक डेटा हो सकता है, या मैच का एवरेज क्या रहा है, ये एक डेटा हो सकता है। एनवायरमेंटलिस्ट के लिए कोई डेटा क्या हो सकता है, क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूशन। एक बात ध्यान रखिएगा कि स्टैटिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं डेटास की, न्यूमेरिकल डेटास की, और उसमें आती है क्वांटिटीज़। यहाँ क्वालिटी की बात नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की बात की जाती है जिसमें नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है और कितना कम हो रहा है, और अदर हार्मफुल गैसेस जो हैं उनका वो कितने परसेंट है एनवायरनमेंट के अंदर, ताकि उन्हें पता लगा कि गैसेस का परसेंटेज एनवायरनमेंट में पता लगा के उन्हें दूर किया जा सके। थर्ड नंबर पे आता है फॉर द वेदर डिपार्टमेंट। वेदर फोरकास्टिंग के लिए डेटाज यूज़ किए जाते हैं, स्टैटिक्स का यूज़ होता है टेम्परेचर चेक करके। नेक्स्ट है फॉर शेयर ब्रोकर यानी कि शेयर मार्केट के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसके लिए भी शेयर प्राइसेस जो है वो एज अ डेटा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिक्स इन टू सेंसेस। स्टैटिक्स को दो तरीके से समझ सकते हैं, प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस के अंदर इसमें सिर्फ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को काउंट किया जाता है, और सिंगुलर सेंस के अंदर सिस्टमैटिक वे के अंदर डेटा को अरेंज किया जाता है। मीन्स डेटा को कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंटेशन किया जाएगा, एनालिसिस, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाज यहाँ पे गिवन हैं। टाइप्स ऑफ फैक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है, जियोग्राफिकल, डिजिटल। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ डेटास हैं जिन्हें आप स्टैटिक्स में काउंट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्लूरल सेंस के अंदर कौन कौन से डेटास को हम कलेक्ट करेंगे, कौन कौन से डेटा, न्यूमेरिकल फैक्ट्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, इसमें बता रखा है कि सिंगल एंड आइसोलेटेड फिगर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक। देखिए एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, इसको अच्छे से समझिए। अगर मैंने बोला कि दो बच्चे हैं, राम और श्याम, राम के 80 मार्क्स आए हैं और जो श्याम है वो 20 ईयर्स का है। यहाँ पे मैंने इसकी एज बताई है और यहाँ पे मैंने उसके मार्क्स बताए हैं, दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसको आप डेटा नहीं बोल सकते, ठीक है। इसको आप डेटा नहीं बोलोगे। डेटा सिर्फ एक नंबर जो होता है वो डेटा नहीं होता। डेटा क्या है, एक पर्टिकुलर सीरीज के अंदर आने वाले नंबर्स जो होते हैं उन्हीं को हम डेटा के अंदर काउंट करते हैं। क्लियर है? मीन्स अगर यहाँ पे दोनों की एज बताई होती तो हम उसे डेटा मान लेते, या दोनों के मार्क्स बताए होते तो हम उसे डेटा मान लेते, लेकिन दोनों ही नंबर सिंगल सिंगल दे रखे हैं, इसलिए हम इसे डेटा काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। राइस इफेक्टेड, अब देखिए जैसे डेटा के ऊपर कई चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, जैसे राइस अफेक्टेड बाय रेनफॉल, फर्टिलाइजर, सीड्स, ये सब चीज़ें प्रोडक्शन पे। इसका मतलब ये है कि राइस के प्रोडक्शन पे रेनफॉल का कितना परसेंट इफेक्ट पड़ा, रेनफॉल कितने परसेंट ज़्यादा हुई है इस बार, तो राइस का प्रोडक्शन भी कितना परसेंट ज़्यादा हो रहा है, या उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फर्टिलाइजर्स जो हैं किस क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं, तो उसमें अगर नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ किए गए हैं, ज़्यादा उसका इफेक्ट क्या पड़ा है। तो इस तरीके से सब कुछ जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उनके अंदर कंपैरिजन को हम डेटा के अंदर काउंट करते हैं। थर्ड नंबर पे है स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। मीन्स इसके अंदर सिर्फ क्वांटिटी वैल्यूज आएंगी। मीन्स ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, ये क्वालिटी होती है, ठीक है। ऑनेस्टी, कितने परसेंट ऑनेस्टी है आप ये चेक नहीं कर सकते, कितने परसेंट इंटेलिजेंस है आप ये चेक नहीं कर सकते, ठीक है। रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, मीन्स इसके अंदर
हम जो कुछ स्टैंडर्ड, कुछ एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं और कुछ एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होती हैं, जैसे फोरकास्टिंग की जाती है, वेदर फोरकास्टिंग, उसको भी डेटा के अंदर कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अंदर भी डेटा जो है वो इंक्लूड होते हैं, तो उसको भी आप स्टैटिक्स में काउंट करते हैं। देखिए जैसे फोरकास्टिंग, जैसे वेदर फोरकास्टिंग है, उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं जो डिसाइड किए जाते हैं कि इस बार टेम्परेचर कितना रहने वाला है या कितनी बारिश होने वाली है, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें भी स्टैटिक्स में काउंट की जाती हैं। नेक्स्ट है पर्पस शुड बी क्लियर। हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हम डेटा कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, और जो भी कंपैरिजन चल रहा है वो उसका रीज़न क्या है, उसका पर्पस क्या है, कहाँ पे वो डेटा यूज़ होने वाला है। सिस्टमैटिक मैनर मीन्स एक्यूरेसी होनी चाहिए डेटा के अंदर, और रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मीन्स डेटा ऐसे होने चाहिए जो कि फैक्चुअल हों, ऐसे इमेजिनरी डेटाज नहीं होने चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई उसका बेस होना चाहिए, तो रिलायबल होने चाहिए, विश्वास किया जाए उन डेटाज के ऊपर, वही है। तो इसको एक बार वापस देख लो कि कौन कौन सा। नंबर 1 पे है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मीन्स फैक्ट्स पे रिलेटेड हो, कोई भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। और जो भी डेटाज के अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पे डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसको कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, ये भी डेटा के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और अंदर क्वालिटीज़ को इंक्लूड नहीं किया जाता है, एक्चुअल और एस्टिमेटेड दोनों वैल्यूज़ को कवर किया जाएगा, लेकिन एस्टिमेटेड वैल्यूज़ जो होती हैं वो नहीं चाहिए जो कि कोई ना कोई प्रीवियस डेटा के ऊपर बेस हों। और पर्पस, जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए, और एक्यूरेसी एंड रिलायबल होना चाहिए डेटा। नेक्स्ट है, देखिए ये सिंगुलर सेंस के अंदर स्टेजेस दे रखी हैं। नंबर 1 पे है कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले डेटास को कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसे सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फिर उन्हें टेबुलर फॉर्म के अंदर या फिर डायग्राम के या फिर डायग्राम में, पाई चार्ट में उसे प्रेजेंट किया जाता है। नंबर 4 पे है एनालिसिस ऑफ डेटा। इसके अंदर जो भी डेटाज हैं उन्हें सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इनके थ्रू उन्हें एनालिसिस किया जाता है कि डेटा हमारे सही हैं या नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद उन्हें इंटरप्रेट किया जाता है। ये लास्ट स्टेज होता है, लास्ट स्टेप होता है। इसके अंदर स्टेटिस्टिकल थिंकिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू डिराइव मीनिंग फ्रॉम एनालिसिस डेटा। तो ये सब इनके 5 स्टेप्स हैं जो इसमें काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स को। इसके अंदर सबसे पहले है रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटीज़। कॉम्प्लेक्सिटीज़ का मतलब यहाँ हो गया कोई भी डेटा अगर मिक्स फॉर्म के अंदर, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर है, जो समझ में नहीं आ रहा, पजलिंग फॉर्म में है, तो उन्हें सिस्टमेटिक वे में किस तरीके से अरेंज किया जाएगा, ये स्टैटिक्स में हम देखते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि मीन, मोड, मीडियन, अगर आपने जैसे 9th-10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि कैसे हम पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, फिर उसके बाद सिस्टमेटिक वे में मीन निकाला जाता है, मोड निकाला जाता है, उसके थ्रू हम पता लगा लेते हैं कि पूरे पूरे डेटा में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, उसको हम मोड बोल देंगे, जो एवरेज आ रहा है उसको हम मीन बोल देंगे, जो मिड नंबर आ रहा है उसको हम मीडियन बोल देंगे। अगर हमारे पास खूब सारे डेटास दे रखे हैं तो उसके थ्रू हम उसका मीन, मोड, मीडियन के थ्रू उसका एवरेज या मैक्सिमम नंबर्स जो रिपीट हो रहे हैं वो फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। सेकंड नंबर है एक्सप्रेशन फैक्ट्स इन नंबर्स। जो भी हम डेटा लिख रहे हैं वो नंबर्स में होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ क्वांटिटी, नंबर जो है वही इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब है वो रेशो में या परसेंटेज में इजीली फाइंड आउट किए जा सकते हैं, उन्हीं को हम कंडेंस्ड फॉर्म में बोला हुआ है। नेक्स्ट है इंक्रीज द इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस को गेन किया जा सकता है, इन्हें इंक्रीज़ किया जा सकता है। इसके थ्रू किसी डेटा की अच्छी तरीके से स्टडी की जाए तो उसके बेस पे हम न्यू थ्योरीज और कॉन्सेप्ट जो है वो बना सकते हैं, और जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए जाने हैं उसके लिए वो बेस किया जा सकता है। फिनोमिना आर कंपेयर्ड। आपको जैसे कि मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीरीज़ के अंदर डेटा को हम इकट्ठा करेंगे तो उसके अंदर कंपैरिजन भी हो सकता है इजीली कि लास्ट ईयर हमने इतना प्रॉफिट गेन किया तो इस साल हमारा प्रॉफिट कितने % है, तो इस तरीके से कंपैरिजन इजीली किया जा सकता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ को बनाने में डेटास का पूरा सपोर्ट रहता है और इसके थ्रू ही न्यू पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। किस तरीके से न्यू पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई बिजनेसमैन है और उसे अपने कस्टमर्स तक पहुंचना है कि ऐसे कौन से पर्सन्स हैं जो मेरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, तो उसे वहाँ तक पहुँचना है, तो वो क्या करेगा, पहले रिसर्च करवाएगा। रिसर्च टीम उनकी होती है, मार्केटिंग टीम होती है जो कि ये काम करती है कि उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रहने वाले किसी एरिया के अंदर पर्सन कितने हैं, तो उनका डेटा कलेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद
अगर वहाँ पे अगर वो फेवरेबल कंडीशन रहती है तो वहाँ अपना जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च कर दिया जाता है या वो मार्केट में सेल के लिए निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से ये हेल्प मिलती है न्यू पॉलिसीज़ बनाने की कि कौन सी पॉलिसी अप्लाई करें, हम इम्प्लीमेंट करें, ताकि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़े और हम उस प्रोडक्शन के थ्रू मैक्सिमम यूटिलाइज करके अपना प्रॉफिट को बढ़ा सकें। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग करने के लिए काम आता है, जैसे कि मैंने बताया वेदर फोरकास्टिंग में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेटिक्स। डिपार्टमेंट में स्टेटिक्स की इंपॉर्टेंस होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो, ठीक है, सब जगह स्टेटिक्स की इंपॉर्टेंस है। गवर्नमेंट कैसे यूज़ करती है किसी भी डेटा को या किसी भी स्टेटिस्टिकल वैल्यूज़ को? डिफरेंट स्टेटिस्टिकल मेथड्स सच एज द टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर, फोरकास्टिंग आर यूज्ड इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। ना मेथड है तो ये स्टेटिस्टिकल मेथड है। टाइम सीरीज एनालिसिस एक मेथड है, ऐसे ही इंडेक्स नंबर ये मेथड है, फोरकास्टिंग मेथड है। इसके थ्रू गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर सकती है या पॉलिसीज़ को नया बना सकती है और अपनी इकोनॉमी इकट्ठा करना है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है और कितने परसेंट ईयर में किसी कंट्री को कितना फिजिकल डेफिसिट हुआ है, मीन्स कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट उनके ऊपर लोन है, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया गया है, कंट्री जो है वो उसमें पर कैपिटा इनकम कितना जा रही है। तो ये सब चीज़ें, ये सब काम किसका होता है? ये गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सारा डेटा कलेक्ट करती है और उसे इस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में यूज़ करती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर तो सबसे ज़्यादा रोल होता है। कैसे? आप लॉ ऑफ डिमांड के अंदर यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड चीज़ की अगर मार्केट में शॉर्टेज हो रही है तो हम क्या करते हैं, उसकी जितना भी हम कोशिश करते हैं कि उसे हम जो भी अवेलेबल है उससे अपने पास जल्दी से इकट्ठा कर लें, और उसके थ्रू क्या होता है, प्राइसेस जो हैं वो हाई हो जाते हैं। तो ये सब भी लॉज ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब आप कंप्लीटली डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट प्राइजेस के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, शेयर मार्केट में क्या कंट्रीब्यूशन है। स्टडी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन लाइक मोनोपोलिक प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी। तो गरीबी दूर करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें डेटा चाहिए होते हैं गवर्नमेंट को या इकोनॉमिक्स के अंदर जो कलेक्ट किए जाते हैं वो स्टैटिक्स में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन बिजनेस। बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? टू मीट द डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट जो है उनकी डिमांड कितनी है उसे पूरा करने के लिए बिजनेस में इसका काम किया जाता है। अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो बिजनेसमैन जो है वो सप्लाई भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी उसके थ्रू बढ़ा दिया जाएगा ताकि वो डिमांड को फुलफिल किया जा सके। और आगे है कलेक्ट डेटा फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम आउटपुट। टू नो द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर का इंटरेस्ट किस चीज़ में है उसे डेटा के फॉर्म में इकट्ठा किया जाता है। फिर है इनकम कितनी है, उनकी सैलरी कितनी है, और वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स कितनी वैल्यू में किस प्राइस पे प्रोडक्ट खरीदने को रेडी रहते हैं, ये सब डेटा कलेक्ट किया जाता है। और कॉम्पिटिटर्स कितने हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स की लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी कमियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्टैटिक्स इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन इंडिविजुअल आइटम। इंडिविजुअल आइटम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वही यहाँ आप एग्जांपल ले सकते हैं राम और श्याम वाला, एक की मैंने एज ली और एक के मैंने मार्क्स लिए, तो आप इस तरीके से इंडिविजुअल आइटम है उसे आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो उसको आप डेटा नहीं मानते। सेकंड नंबर है स्टैटिक्स आर अनेबल टू स्टडी क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। क्वालिटी को इग्नोर करता है, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को नहीं लेता है। नेक्स्ट है स्टेटिस्टिकल रिजल्ट्स आर नॉट एक्यूरेटली करेक्ट। कंप्लीटली करेक्ट नहीं बोल सकते, इसके अंदर वेरिएशंस आते रहते हैं, लोगों के इंटरेस्ट या परचेजिंग पावर के अंदर डिफरेंसेस आ जाएंगे, तो वो स्टेटिक्स जो है वो जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसके अंदर भी डिफरेंसेस आ जाएंगे और उसका इफेक्ट पूरा डिसीजन पे न्यू पॉलिसीज पर पड़ता है। नेक्स्ट है स्टेटिक्स डील विद एवरेज। ये एवरेज में डील करती है। ठीक है, ये वन ऑफ द मेथड्स ऑफ स्टडिंग अ गिवन प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है जैसे पॉवर्टी है, गरीबी है, उसे दूर करना है तो उसके लिए जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, सिर्फ डेटा कलेक्ट करना ही सब कुछ नहीं हो जाता, उसको अच्छे तरीके से एनालिसिस भी करना होता है और उसका किन किन फैक्टर्स हैं जो उस डेटा को इफेक्ट कर सकते हैं उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो सिर्फ करने को ही प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है स्टैटिक्स इज लायबल टू बी मिसयूज्ड। स्टैटिक्स का मिसयूज़ भी किया जा सकता है। मिसयूज़ का मतलब है कि अगर किसी को स्टैटिक्स जो है वो डेटा को एनालिसिस करना ही नहीं आता, उनको पता ही नहीं है कि इसे किस तरीके से यूज़ किया जाना है, तो वो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है या उसे इंटरप्रेट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर। ये तो रिपीट हो गया, जैसे कि यहाँ पे बताया था क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स जो हैं
इग्नोर किया जाता है, उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता। यही यही चीज़ सेम यहाँ लिखी हुई है। नेक्स्ट है टू मैनी मेथड्स टू स्टडी प्रॉब्लम। इसके खूब सारे कई मेथड्स हैं, तो इसको मतलब स्टेटिक्स को सिर्फ वही यूज़ कर सकता है जो इस पर्सन के इस टॉपिक पर अच्छे से कमांड है, जो स्किलफुल है, जो प्रोफिशिएंट है, वही इस डेटा को अच्छे से समझ सकता है। नेक्स्ट इज रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। कंप्लीटली एवरेज पे डिपेंड करता है कि एवरेज कैसा चल रहा है किसी। तो पर कैपिटा इनकम किसी एक स्टेट की नहीं निकाली जाती या फिर एक सिटी की नहीं निकाली जाती। पर कैपिटा इनकम किसकी निकालते हैं? एवरेज इनकम निकालते हैं हम पूरी की पूरी कंट्री की। वो गलत भी हो सकती है। मान एक पर्सन को एवरेज कितनी इनकम जो है वो इंडिया में मिल रही है, उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी पर कैपिटा इनकम चल रही है 1 लाख। तो 1 लाख का मतलब ये नहीं होता कि हर पर्सन जो है वो 1 लाख कमा रहा है, कुछ ज़्यादा भी कमाएंगे और कुछ कम भी कमाएंगे। तो ये क्या है? एक एवरेज है। ठीक है, तो एवरेज बेस्ड पे डेटा कलेक्ट किया जाता है। कोई चैप्टर समझ में आया होगा, आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, खुश रहो।